नमस्कार, इनसाइड आउट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज इनसाइड आउट में बात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो हमें अपना दुश्मन समझता है, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानता है कि दुश्मन तो उसके घर में बैठा है, उसके अपने ड्राइंग रूम में, किचन में, यहां तक कि उसके आंगन में भी। आज इनसाइड आउट में बात होगी पाकिस्तान की अंदरूनी कलह की, पाकिस्तान के 4 सूबों यानी कि प्रांतों में मचे घमासान की, सरकार और सेना के बीच सत्ता की होड़ की, आतंकियों के पनाहगारों की, बलूचिस्तान की, तो वहीं बात करेंगे पीओके की भी। 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना देश है, जहां ज्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है, हिंदू भी है लेकिन अल्पसंख्यक। अब हमने ऐसा क्यों कहा कि दुश्मन तो पाकिस्तान के घर में बैठा है? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में सरकार को सेना का डर सोते जागते लगातार सताता रहता है। यहां कब तख्ता पलट हो जाए, कब और कुछ हो जाए, कब चुनी हुई सरकार की कमान फौज के हाथों में चली जाए, यह कहना मुश्किल रहता है, क्योंकि यह पाकिस्तान है, या फिर कहा जाए वेलकम टू पाकिस्तान। आर्मी करीब 25% पाकिस्तान की जीडीपी को कंट्रोल करती है। उनके फैक्ट्रीज हैं, उनने बड़े बड़े स्टेट्स बनाने हैं, हाउसिंग स्टेट्स पैसे उनको बेचे हैं, अपने आलीशान कमरे घरों में रहते हैं, आर्मर्ड कार्स में घूमते हैं, जिसका दाम आप समझते ही होंगे। तो ये एक तो वो आर्मी अपनी पोजीशन को कभी नहीं छोड़ेगी। यह भी जग जाहिर है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में हालात एक जैसे नहीं है। 4 प्रांत, चारों अपने आप में बेहद अलग, राजनीतिक रूप से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी। पाकिस्तान के ये 4 प्रांत हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इन चारों सूबों में अस्थिरता और आवाम में असंतोष चरम पर नजर आता है। पाकिस्तान के इन सभी जगहों के हालात देश को टुकड़ों में बांटने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। इस देश का वजूद 1947 से है। भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। साल 1930 में शायर मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र किया था। इसमें उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफगान को मिलाकर एक नया मुल्क बनाने की बात की थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 राष्ट्रों का सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी थी जो ये कहती थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनके अलग अलग सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन है। इस सिद्धांत के अनुसार इन 2 राष्ट्रों को अलग अलग राज्य बनाने चाहिए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1947 में यह सिद्धांत ही भारत के विभाजन का कारण भी बना। 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे चौधरी रहमत अली ने पंजाब, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान शब्द का जिक्र पहली बार किया। यही पाकिस्तान बाद में पाकिस्तान बना। भारत से अलग होने के बाद यानी 1947 से 1970 तक पाकिस्तान 2 भागों में बटा रहा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में भारत के साथ हुई लड़ाई के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और एक नए देश का जन्म हुआ, जिसे कहा गया बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया आज का मौजूदा पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यह राजधानी क्षेत्र है, यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इस्लामाबाद पंजाब प्रांत के ऐतिहासिक हिस्से के रूप में जाना जाता है, लेकिन 1981 में यह संघीय क्षेत्र बन गया। अब बात पाकिस्तान के 4 सूबों की करते हैं। शुरुआत बलूचिस्तान से, क्योंकि यह हिस्सा पाकिस्तान से अलग होने को बेकरार है। प्रांत के नेता खुद को अलग देश तक घोषित कर चुके हैं। 37 जिलों वाले बलूचिस्तान में क्वेटा इस हिस्से का सबसे बड़ा शहर है। बलूच एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान करते हुए इस इलाके को एक स्वतंत्र देश की तरह मान्यता देने की मांग की है। बलूचिस्तान को अलगाववाद
और हिंसा का गढ़ कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यह हिस्सा पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी यहां सबसे कम है। बलूचिस्तान गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का एक बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। चीन यहां कई माइनिंग प्रोजेक्ट्स और ग्वादर में एयरपोर्ट भी बना रहा है। वहीं कनाडा की माइनिंग कंपनी बैरिक गोल्ड की यहां रेको डिक माइन में 50% हिस्सेदारी बताई जाती है। लेकिन बलूचिस्तान पिछले कई दशकों से अलगाववादी आंदोलन से जूझ रहा है। यहां की बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA जैसे संगठन सक्रिय रूप से पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। 2025 मार्च महीने में BLA ने जाफर एक्सप्रेस को ही हाईजैक कर लिया था। बलूचों ने 100 से ज्यादा यात्रियों का अपहरण किया और पाकिस्तान के 6 सैनिकों की हत्या कर दी थी। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उन्होंने 30 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिकों को मार गिराया है। विदेशी मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान के स्थानीय लोग संकट के दौर से गुजर रहे हैं और असंतोष लोगों में घर कर चुका है। 2025 के मई महीने तक ही यह प्रांत 79 आतंकवादी हमले झेल चुका है, जिनमें से 55 नागरिक यानी आम नागरिक और 47 सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान मामलों के जानकार ये कहने से भी बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहे कि हो सकता है आने वाले दिनों में बलूचिस्तान स्वतंत्र बलूचिस्तान के रूप में भी उभरता हुआ नजर आए। यहां पर आपको एक बात बताना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर साल 1948 में अपनी सेना के जरिए जबरन कब्जा कर लिया था, जबकि बलूचिस्तान एक आजाद देश तब से लेकर बनना चाहता था। बलूचिस्तान के आजाद होने के थोड़े चांसेस हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता अभी कि कब तक हो पाएगा। अगर अफगान ने पूरा साथ दे दिया, क्योंकि भारत तो ओपनली साथ देगा नहीं, अगर अफगानिस्तान ने पूरा साथ दे दिया तो चांसेस हैं कि बलूचिस्तान अलग हो जाए। और अब बात पाकिस्तान के सिंध प्रांत की। इसकी तस्वीर भी बलूचिस्तान से ज्यादा अलग नहीं है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी। 28 जिलों वाले सिंध प्रांत में भी अलगाववाद बढ़ रहा है। सिंधी राष्ट्रवादी संगठनों की बलूच संगठनों के साथ एकजुटता पाकिस्तानी सरकार के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रही है। साल 2024 में बलूच और सिंधी विद्रोहियों ने मिलकर कई हमलों को अंजाम दिया। पाकिस्तान के जानकारों के मुताबिक अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने में कामयाब होता है तो सिंध प्रांत के भी आजाद होने की संभावना तेज हो जाएगी। सिंध के राष्ट्रवादी समूह और आम लोग पाकिस्तान की सरकार पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाकर आए दिन सड़कों पर उतरते रहते हैं। सिंध प्रांत में जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट यानी JSFM नाम के संगठन पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होने की मांग लगातार उठाते हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि आजादी की मांग करने वालों को पाकिस्तान सरकार अगवा कर रही है और जेलों में भी जबरन डाला जा रहा है। सिंध के राष्ट्रवादियों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर पूरे प्रांत में आंदोलन कर दिया जाएगा। अब बात पाकिस्तान के तीसरे प्रांत खैबर पख्तूनख्वा की। इसे सूबाए सरहद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। यहां पश्तूनों की आबादी ज्यादा है, जिन्हें स्थानीय रूप से पख्तून भी कहते हैं। इसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP के नाम से जाना जाता था। इस प्रांत में 38 जिले हैं। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित खैबर पख्तूनख्वा भूमि क्षेत्र के हिसाब से पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा प्रांत भी है और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा प्रांत। आज के खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और कई दूसरे आतंकवादी संगठनों का प्रभाव बढ़ रहा है। साल 2003 में डेरा इस्माइल खान में हुए आत्मघाती हमले में 23 सैनिक मारे गए थे। कुर्रम इलाके में सुन्नी शिया संघर्ष ने 150 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी।
इस प्रांत की हालत कमजोर और बेहद अनस्टेबल है। खैबर पख्तूनवा जो पाकिस्तान का बॉर्डरिंग प्रांत है, वहाँ पर ज़्यादातर ये पठान या पख्तून रहते हैं, और क्योंकि अफ़गानिस्तान से उनके बॉर्डर लगता है ये, तो इसीलिए वहाँ पर बड़ा डिफ्यूजन है कि जो बॉर्डर क्लियर नहीं होते। क्लियर है, ड्यूरल लाइन है वैसे, लेकिन लोगों का आवागमन इधर से उधर, उधर से इधर रहता है ये। तो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान दोनों में ही अक्सर जो है काफ़ी अशांति सी चलती रहती है या इंस्टेबिलिटी रहती है। बलूचिस्तान में ज़्यादा रहती है क्योंकि बलूचिस्तान 1947 में भी एक इंडिपेंडेंट अलग राष्ट्र बनना चाहता था, किसी वजह से बन नहीं पाया, और अब उनकी डिमांड और तेज हो गई है, तो उसकी वजह से वहाँ पर अशांति ज़्यादा है। और अब पाकिस्तान के लिए मुस्कुराने की कुछ वजह, यानी पाकिस्तान के सबसे उन्नत प्रांत की बात करते हैं, जो है पंजाब। पाकिस्तान का आर्थिक और राजनीतिक केंद्र भी पंजाब को कहा जाता है। पाकिस्तान के पंजाब में कुल 36 जिले हैं। इसका सबसे बड़ा शहर लाहौर है। दूसरे अहम जिलों में बहावलपुर, डेरा गाजी खां, फैजलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, साहिवाल, सरगोधा और रावलपिंडी है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रांत है, जो देश की अर्थव्यवस्था और सेना का प्रमुख आधार है। हालांकि अभी भी असंतोष कम नहीं है। पाकिस्तानी मामलों के जानकार बताते हैं कि CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर यहां के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो ज्यादा खुश इससे नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर पंजाब का जितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कब्जा है, वो किसी और प्रांत का इतना नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए जो स्ट्रॉन्ग प्रांत है वो है पंजाब, उसके बाद सिंध, और फिर खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान तो अलग होने के लिए कोशिश कर ही रहा है। अब बात गिलगिट और बाल्टिस्तान की कर लेते हैं। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK का उत्तरी इलाका है, और यहां के चरमपंथी अलगाववादी संगठनों ने अपने अलग अलग देश के लिए नाम तक तय कर रखे हैं। बलवारिस्तान यानी ऊंचाई का देश। ऐसे नाम का एक कारण भी है, और वो है यहां का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। ये पूरा इलाका पहाड़ों और वादियों से घिरा हुआ है। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि मुल्क का पर्यटन केंद्र होने के बावजूद सरकार इस इलाके से धोखा कर रही है या फिर गैरों जैसा सुलूक। इस्लामाबाद में बन रही सरकारी नीतियों की पहुंच इस इलाके तक बिल्कुल नहीं पहुंचती, ये भी यहां के स्थानीय लोग मानते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका पाकिस्तान रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामान भी पहले पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के प्रमुख इलाकों तक ही पहुंचाता है। इस इलाके की सुध सरकार को आती ही नहीं। POK से ही हो रहे इस सौतेले व्यवहार से यहां की जनता बेहद परेशान हो चुकी है। चीन को बहुत धक्का लगता है जबकि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि POK हमारा है, क्योंकि वो पाइपलाइन POK के थ्रू जाएगा। तो जब तक कि हम लोग ऐसे माने गरज की बोलते रहे, तब तक ये चीन हमारे साथ और संधि कर नहीं सकती है। आजादी के बाद भारत के अभिन्न अंग कश्मीर पर पाकिस्तान ने डाका डाला और एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे वाले इलाके को यहां की सरकार ने, सेना ने भारत विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए खूब इस्तेमाल किया है। इस इलाके में आतंकियों के लॉन्च पैड बने हुए हैं। पाकिस्तान के कब्जे से तंग आ चुका POK की जनता पाकिस्तानी सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ी है और भारत में विलय करना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत भी अपना रुख साफ कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ POK के मुद्दे पर होगी। दुनिया भर के मंचों पर झूठ परोसता आ रहा पाक अब मनमानी नहीं कर सकता। जहाँ तक ये आतंकवादी गतिविधियां हैं, वो तो पाकिस्तान की अपनी क्रिएशन है। जो है वहाँ पर लश्कर-ए-तोयबा है या जैश-ए-मोहम्मद है, वो ज़्यादातर है वहाँ पर या तो इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, फौज की मदद मिलती है उनके कैंप, या POK में है। तो ये सब तो पाकिस्तान की अपनी क्रिएशन है ना। वो तो उसमें इसमें क्या इस बातों का मतलब निकलता नहीं है कि
सिंध प्रांत में है या पंजाब में, कहाँ पर है, जहाँ पंजाब की सरकार को लगा अच्छा है वहाँ बना देंगे, वो तो उसका बात का कोई मतलब नहीं निकलता है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात को लेकर जैसी खबरें हैं, मुल्क के अंदर जिस तरह से विद्रोह हो रहा है, वो देश की चरमपंथी स्थिति को बयां करता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और प्रांतों की कलह से हटकर अब बात पाकिस्तान सरकार और सेना की भी कर लेते हैं। पाकिस्तान का इतिहास रहा है तख्ता पलट का, और यह तख्ता पलट कैसे कब पाकिस्तान को परेशान करता रहा, देखते हैं। पाकिस्तान में पहला तख्ता पलट 1958 में हुआ। जनरल अयूब खां को फील्ड मार्शल का दर्जा मिला, जिसके बाद उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को हटाकर देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। जनरल अयूब खान का शासन पाकिस्तान में आर्मी डिक्टेटरशिप की महज शुरुआत भर था। दूसरा तख्ता पलट 1977 में हुआ, जब जनरल जियाउल हक ने प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिराई। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया था। तो 3 बार पाकिस्तान की फौज ने करप्शन और देश की सुरक्षा के नाम पर सत्ता हथियाई। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देकर अपने हित साधना है। एक के बाद एक हुए तख्ता पलट ने पाकिस्तान को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आज आलम यह हो चुका है कि यहां की जनता का लोकतंत्र से भरोसा उठ चुका है। जो फौजें थी उनकी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गई, उनका बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हो गया, उनका सत्ता के ऊपर जो एक कब्जा था बढ़ता चला जा रहा था। आपने देखा कि पहले जब लियाकत अली थे, उसके बाद में प्रधानमंत्री जब थे वो अयूब खान जो उनके जनरल थे, अयूब खान ने वहाँ पर ये coup किया, सत्ता में आए। फिर भी उन्होंने सत्ता में आने के बाद से वो प्रेसिडेंट बने, कोशिश करी कि ये फिगलिफ जिसको बोलते हैं कि ये खाली फौज का कब्जा नहीं है, सिविल गवर्नमेंट करा। लेकिन जो फौजों का जितना असर वहाँ पर आना शुरू हो गया और धीरे धीरे करके जितनी भी सरकारें बनी हैं, चाहे परवेज मुशर्रफ के टाइम पर हों या जियाउल हक बने, जो भी सरकारें बनी हैं, उन सब में फौजों का इतना ज़्यादा असर हो गया है कि वो कहते हैं कि भाई सरकार कोई भी हो, पीछे से फौजें चला रही है ये। ह्यूमन राइट्स वॉच 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से गुमशुदा लोगों या फिर कहें कि फोर्स डिसअपीयरेंसेस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। देश की हालत ऐसी है कि पूर्व पीएम इमरान खान, जो कभी क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान की आन बान और शान हुआ करते थे, वो खुद जेल में है और बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी लंदन भागना पड़ा था। तो जहां भी उनको लगता है सरकारों को, सरकार प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट्स को, कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है या उनका फौज का को लग रहा है कि हमारी बात तो नहीं मान रहे हैं, तो किसी न किसी बहाने से वो हमेशा उनको पीछे कर देते हैं। इमरान खान के साथ में वो हुआ, नवाज शरीफ को देख लीजिए वो हुआ। तो जितने भी केसेस देख लीजिए, तो उसके बाद से यही है कि जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, जब तक उनको सेना का साथ है तो सही है। जहां उनको सेना की सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, वो किसी न किसी तरह उनको वो अलग कर देते हैं ये। तो तख्ता पलट हो जाता है, चाहे खूह के जरिए हो या इलेक्शन के जरिए हो। लेकिन बात यही है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है, वो जब तक उनको सेना का सपोर्ट है तब तक तो रहेंगे। उसके सेना का सपोर्ट नहीं रहते ही वो वहाँ पर एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। पाकिस्तान में अपराधों की कोई कमी नहीं है। यहां धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी है, और अगर कहें कि बढ़ रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा। हिंदू, ईसाई और अहमदी समुदायों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा आम है। तो ये थी पाकिस्तान की वो तस्वीर जो पाकिस्तान कभी दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। यह तस्वीर साफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान का दुश्मन भारत नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर में बैठे लोग हैं। इस मुल्क के हर हिस्से में किसी ना किसी तरह से विद्रोह की आग भड़क रही है, और उस पर आग में घी डालने का काम कर रही है पाकिस्तान की सेना। आंतरिक कलह से जूझ रहे इस मुल्क की भारत को कतई चिंता नहीं।
लेकिन एक बात जरूर है, पाकिस्तान की टेढ़ी नजर का इलाज करना भी हिंदुस्तान को बखूबी आता है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए जाते जाते एक खास बात, भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आजादी पर ओ नादान पड़ोसी नाम से पाकिस्तान को एक नसीहत भी दी थी। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। लबोलबाब ये कि पाकिस्तान अपने देश के अंदर ही बुरे तरीके से घिरा हुआ है, लेकिन हालात उस कबूतर जैसे जो बिल्ली को देखकर महज आंखें बंद कर लेने भर से यह सोचता है कि बिल्ली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो निष्कर्ष ये कि पाकिस्तान चाहकर भी भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता। उम्मीद है आप इस कार्यक्रम के जरिए समझ पाए होंगे कि पाकिस्तान अपने आप में ही कितना उलझा हुआ है और अंदरूनी मामलों से बुरी तरह से जूझ रहा है। इनसाइड आउट में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कल फिर होगी आपसे इनसाइड आउट में मुलाकात। नमस्कार।